Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. And in today's class, we will talk about economics current affairs for UPSC 2025, जिसके अंदर हम PT 365 और अपडेटेड पार्ट के अंदर जो इकोनॉमिक्स का कॉलम है दोनों को कंबाइन कर स्टडी करेंगे। एंड ये एक वीडियो आपके इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स के लिए क्लियर आउट करने के लिए मोर देन इनफ है। लेट्स स्टार्ट। सिर्फ जो एग्जाम में आ सकता है हम सिर्फ उसकी बात करेंगे क्योंकि टाइम कम है, सब कुछ स्टडी करने की कैपेसिटी अब हमारी वैसे भी नहीं है। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। 101% चांसेस है कि मॉनेटरी पॉलिसी से आपका जो टॉप क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। अब न्यूज में ऐसा कुछ नहीं है, मेनली हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब आपको पता है कि जब हमने इकोनॉमिक्स को स्टडी किया था अपनी क्लासेस के अंदर, हमने इन सारी चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस किया था। हमने सभी टर्म्स को भी अच्छी तरह डिस्कस किया था, चाहे वो रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे एसएलआर हो, चाहे सीआरआर हो, हमने सब कुछ डिस्कस किया था। तो अगर आपको वहां से सब कुछ आपने डिस्कस कर रहा है तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। अगर आपने मेरी पॉलिटी की वीडियो देखी है तो आपके लिए पीटी को क्लियर आउट करना सिर्फ 1 घंटे का काम होगा, तो यहाँ पर आप उस चीज को दोबारा स्किप कर सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वेरिएबल रेपो रेट। इसके बारे में हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था। वेरिएबल रेपो रेट क्या है? सिंपल सी टर्म है। नॉर्मली क्या होता है, जो रेपो रेट होता है उससे आपका वेरिएबल रेपो रेट जो होता है एक तो वो कम होता है, ठीक है। दूसरी क्या चीज होती है कि जब आरबीआई लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करना चाहता है, बट जो बैंक है वो आरबीआई से लेना लिक्विडिटी जो है, पैसा जो है वो लेना चाहते हैं, तो उस टाइम पर वो क्या करते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है वो रेपो रेट की जगह पर क्या करते हैं, वेरिएबल रेपो रेट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल रेपो रेट का इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपेरेटिव टू रेपो रेट। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है और यहाँ पर और भी कुछ भी ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। अब देखो प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन से सेक्टर्स होते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट और आरबीआई जिनको इंपॉर्टेंट कंसिडर करता है किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए। चाहे जैसे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो एक इंडिया की नेसेसिटी है, हमारे कंट्री की नेसेसिटी भी है और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जरूरी भी है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट अलग से बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ नॉर्म्स बनाते हैं, लोन रिलेटेड, इंटरेस्ट रिलेटेड, जिनसे कि उन सेक्टर्स को प्रमोट किया जा सके। अब ये कुछ कैटेगरीज हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आती है, जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमई हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग। तो ये किसी भी कंट्री की नीड्स भी होती हैं, साथ में किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए भी ये सारे जो सेक्टर्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनसे रिलेटेड अलग अलग नॉर्म सेट किए जाते हैं कि कौन सा बैंक का कितने परसेंट का हिस्सा जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर कंट्रीब्यूट किया जाएगा। रीजनल बैंक्स के लिए अलग से होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अलग से होता है। अभी 1-2 दिन के बाद मैं एक इकोनॉमिक्स की वीडियो को अपलोड करूंगी जो सिर्फ 2 से 3 घंटे की वीडियो होगी और उसके अंदर आपका सारा जो इकोनॉमिक्स का बेसिक है वो सिर्फ 2 से 3 घंटे में कवर अप हो जाएगा। अगर आपने मेरी 8 घंटे की वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, वहां पर हम सब कुछ ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। जो जो टॉपिक न्यूज में है उन सभी का स्टैटिक पार्ट हम वहां पर ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे और उसमें हम प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट माइबर। अब आपको इसके बारे में सिर्फ ये जो कॉलम है ना ये पता होना चाहिए क्या, कि एक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क है जो कौन यूज करता है, बैंक यूज करता है। किस लिए यूज करता है? टू बोरो अनसिक्योर्ड फंड्स इन इंडियन इंटरबैंक मार्केट के अंदर। इसको पब्लिश कौन करता है, कंप्यूटेड कौन करता है? बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, डेली बेसिस के ऊपर। और उसके अलावा क्या है, बेस्ड किसके ऊपर होता है? ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम और एनडीएस कॉल सिस्टम इन द फर्स्ट आर। बस आपको ये पता होना चाहिए, ज्यादा और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप इस चीज को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर। यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पर बता रखा है कि आरबीआई की इनकम कहाँ से होती है और आरबीआई का एक्सपेंडिचर है वो क्या है। तो ये आपको देखना है कि अब जो नोट्स की प्रिंटिंग है, एजेंसी के चार्जेस है, एम्प्लॉयज को पेमेंट देनी होती है, वो सारे क्या है, वो सारे आरबीआई के खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है। और वही आरबीआई की इनकम क्या है, जो आरबीआई को सिक्योरिटीज के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, जो फॉरेन सोर्सेज से आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है, लोन्स और एडवांसेस देने के ऊपर जो आरबीआई को इंटरेस्ट बनता है मिलता है, वो सारा क्या है, वो सारे आरबीआई की
इनकम है। उसके बाद है वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम। इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो यहाँ पर। उसके बाद है आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो के अंदर थोड़ा सा आपको बस पता होना चाहिए व्हाट इज क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। अब ये क्या है, ये एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जो रिप्रेजेंट करता है क्या, परसेंटेज ऑफ लोन्स अ बैंक एज इशूड रिलेटिव टू इट्स टोटल डिपॉजिट। अब देखो, हर बैंक के, मान लो किसी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए हैं। अब 100 करोड़ में से ऐसा नहीं है कि बैंक 100 के 100 करोड़ रुपए सामने लोन दे सकता है नॉर्मल पब्लिक को, नहीं। उस 100 करोड़ में से बैंक के पास इश्यूज होते हैं, मतलब जो आरबीआई वो गाइडलाइन इशू करती है कि 100 करोड़ का आप इतना परसेंट जो हिस्सा है अपनी टोटल डिपॉजिट का, इतना परसेंट हिस्सा आप लोन्स, इतने परसेंट हिस्से से आप लोन दे सकते हो। तो वो चीज क्या होती है, वो आरबीआई टाइम टू से टाइम जो करती है डिसाइड करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो करते हैं। अब आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो थोड़ा सा क्रेडिट डिपॉजिट रेशो को जो है वो और ज्यादा कंसर्न बना हुआ है, तो उसको और ज्यादा कम करने की सोच रही है, ताकि कि बैंक के पास जो लिक्विडिटी है वो ज्यादा बचे और बैंक थोड़ा लोन कम प्रोवाइड करे, जिससे कि बैंक के पास भी पैसा ज्यादा बचे। लेकिन बात क्या है कि क्रेडिट स्कोर अगर हाई रहता है तो उससे क्या फायदा होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन मिलता है, फिर वो ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो मार्केट में चला जाता है। वहीं अगर वो चीज कम करेगी तो कहीं पर उसका सेटबैक भी है, पर ये भी फायदा है कि जो बैंक करप्ट होते हैं वो सिचुएशन आने के चांसेस कम होंगे, लिक्विडिटी का रिस्क कम होगा और बैंक के पास अच्छा खासा डिपॉजिट होगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। इसके बारे में आपको कुछ ज्यादा पता नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यू कैन स्किप दिस, ये भी आप स्किप कर सकते हो, ये सब कुछ आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है यूनिवर्सल बैंक। यहाँ पर बस इतना है कि जो आरबीआई है उसने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेट किया कि कैसे वो यूनिवर्सल बैंकिंग के ट्रांजिट के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक क्या होता है, आर बैंक्स दैट ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बियॉन्ड कमर्शियल बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। जैसे मतलब कोई भी बैंक इंश्योरेंस वगैरह की भी जो सर्विस प्रोवाइड कर सके, उनको हम यूनिवर्सल बैंक के अंदर काउंट कर सकते हैं। अब उसके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी हुई है, पर ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, बस आपको ये वाला पोर्शन जो है वो आपको नोट डाउन कर लेना है, ये आपको याद होना चाहिए अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, तो यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ पर आरबीआई ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला टू स्टॉप द प्रैक्टिसेस ऑफ सेटिंग अप अ डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। अब डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्या होता है कि ये चीजें होती हैं कि जो प्रॉफिट्स के ऊपर आपको डिविडेंड दिया जाता है फ्यूचर ईयर्स के अंदर, उसके ऊपर आरबीआई ने उस प्रैक्टिस को स्टॉप करने की बात यहाँ पर की है। बट इसके अंदर क्वेश्चन कुछ नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पर इसके अंदर ज्यादा डेप्थ में जाने का फायदा भी हमारा नहीं है, तो हम स्किप कर देंगे, ये भी हम स्किप करेंगे। 50 ईयर्स ऑफ इंडियन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। 50 ईयर्स हो गए, वो अच्छी बात है, यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है मेनली आपकी स्कीम इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, और ये स्कीम हमने ऑलरेडी स्कीम वाली क्लास के अंदर कर लिया जहाँ पर हमने गवर्नमेंट स्कीम्स को स्टडी किया था, तो यहाँ पर आपको दोबारा से इसको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर फिर उस चीज में आपका टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में। अब इसके बारे में भी हम अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास में कर लेंगे, जो दोबारा से 2-3 दिन में क्लास आएगी। यहाँ पर और कुछ भी है नहीं। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है कि जो लोन्स प्रोवाइड करती हैं, सारे काम बैंक की तरह करती हैं, बट एट लास्ट वो बैंक्स नहीं होते, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, और रेगुलेशन उनके ऊपर भी आरबीआई की अप्लाई की जाती है। यहाँ पर सारा डिफरेंस दे रखा है, इस सबको स्किप कर दो। नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होता है कि सपोज अब बैंक लोन क्यों देता है कि बैंक लोन दे रहा है तो उसके ऊपर बैंक को वो पैसा भी वापस मिलेगा, साथ में बैंक को क्या मिलेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। पर समटाइम्स क्या होता है, जो फ्रॉड हो जाते हैं, जैसे आपने विजय माल्या वगैरह वाला सुना होगा कि आपने बैंक से लोन तो ले लिया बट आप रीपेमेंट नहीं करे, ना इंटरेस्ट प्रोवाइड, फिर उससे क्या होगा, बैंक के पास से पैसा भी गया, बैंक को ना इंटरेस्ट मिलेगा और ना ही वो खुद पैसा भी वापस आएगा। तो वो क्या हुआ, जो बैंक की असेट थी, जो वो पैसा क्या था, वो बैंक की असेट थी, वो बैंक की लायबिलिटी बनकर रह जाएगी। क्यों? क्योंकि बैंक के पास वो पैसा वापस नहीं आ रहा। और इसी तरीके से जब बड़ी चीजें हो जाती हैं, ऐसा कुछ बड़ा लोन जो है जो वापस नहीं आता, तो बैंक करप्ट हो जाते हैं। तो वो क्या होती है, वो चीजें क्या होती हैं, वो होती हैं आपकी नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाती है बैंक के लिए।
तो उसको हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट। उससे ज्यादा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हम स्टैटिक पोर्शन में डिस्क्राइब कर लेंगे, बट आप यहाँ से गो थ्रू करना चाहो तो यू कैन। नेक्स्ट है विलफुल डिफॉल्टर्स। अब विलफुल डिफॉल्टर्स क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, दो तरीके की चीजें होती है इसके अंदर। अब दो तरीके की चीजें क्या होती हैं कि देखो, समटाइम्स क्या होता है कि आप खुद बैंक को ये बोल देते हो कि अब मैं लोन पेमेंट नहीं कर सकता, लोन को दोबारा से मैं पे नहीं कर सकता। और एक चीज होती है कि बैंक आपकी सिचुएशन देखकर ये चीज बोल दे कि हाँ, ये जो सामने वाला इंसान है ये अब इस चीज को वापस रीपेमेंट इस पैसे की नहीं कर सकता। अब विलफुल डिफॉल्टर क्या हो गया, अगर 25 लाख से ऊपर आपका लोन है और वही आप रीपेमेंट नहीं कर रहे तो आपको विलफुल डिफॉल्टर। लार्ज डिफॉल्टर अगर जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा की हो गई। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे यूपीएससी पूछेगा कि हाँ आप विलफुल डिफॉल्टर के बारे में बताओ, लार्ज डिफॉल्टर के बारे में बताओ, तो ये चीजें नहीं पूछी जा सकती। नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इसके अंदर आपको सिर्फ टर्म पता होनी चाहिए कि इंसॉल्वेंसी क्या होता है, बैंक्रप्सी क्या होता है। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटी ये कह दे कि हम अपना जो डेप्ट है, जो उनके ऊपर कर्जा है, उसको पे करने में अब सक्षम नहीं है, अनेबल है, हम इस चीज को पे बैक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। अब चाहे आप हमें जेल में डाल लो, मार दो, कुछ कर दो, पर पैसा तो हमारे पास नहीं है, तो हम इस डेप्ट को नहीं चुका सकते। वो हो गया आपका इंसॉल्वेंसी। अब बैंक्रप्सी क्या होता है, ये एक लीगल प्रोसेस होता है जो इंसॉल्वेंसी को फॉलो करता है, जहां पर फिर जब चीजें कोर्ट के अंदर जाती हैं या फिर ट्रिब्यूनल के पास जाती हैं, वही उस इंडिविजुअल को या फिर उस बिजनेस कंपनी को लीगली डिक्लेयर कर दे कि यस दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये कंपनी या फिर ये इंडिविजुअल जो है डेप्थ की रीपेमेंट कर पाए। दैट्स ऑल, उससे ज्यादा यहाँ पर और कुछ नहीं है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंडर ही आती है। मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बस इससे ज्यादा यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये स्किप कर दो, कुछ नहीं है। फिर हाउस होल्ड सेविंग रेट, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन स्किप दिस। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी के बारे में हमने बहुत बार अपनी बेसिक जो हमारी स्टैटिक इकोनॉमिक्स की क्लास थी वहां पर भी, बजट के टाइम पर भी सब कुछ हमने रिवाइज कर रखा है। जीएसटी, जीएसटी का स्ट्रक्चर, जीएसटी काउंसिल के बारे में, तो दोबारा से हम पीटी 365 से उसको गो थ्रू नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर और कुछ नहीं है, ये कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बताया हुआ है। टाइप ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म के अंदर कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म के अंदर कैपिटल गेन टैक्स। बट ये चीजें ऐसी हैं जो आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगा, तो आप यहाँ पर इस चीज को स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस टैक्स। अब ये जो टैक्स है ये इंडिया के अंदर वैसे इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन ये आने के चांसेस ये नहीं है। वर्ल्ड लेवल में काफी जगह पर है ये टैक्स, बट इंडिया के अंदर फिलहाल तक नहीं है। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, स्किप कर दो। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इसके अंदर भी कुछ नहीं है ऐसा, तो आप यहाँ पर स्किप कर दो। नेक्स्ट है यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर न्यूज में क्यों है वो आपके लिए मैटर नहीं करता, आपको ये टैक्स कन्वेंशन पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, कमिटमेंट्स पता होनी चाहिए, और थोड़े बहुत इस इनिशिएटिव को यहाँ पर आप गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट है अदर की डेवलपमेंट्स के अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं पूछा जाएगा। विंडफॉल टैक्स पूछा जा सकता है। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, एक टैक्स होता है जो कौन इम्प्लीमेंट करती है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है ऑन अ सर्टेन इंडस्ट्री, कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर। कौन सी इंडस्ट्री, जो अबव जो उनका प्रॉफिट की एवरेज है उन इंडस्ट्रीज की, उससे अबव अगर वो प्रॉफिट बना रही है ड्यू टू सम फेवरेबल कंडीशंस, कुछ भी फेवरेबल कंडीशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जब कोरोना आया था तो अचानक से जो सैनिटाइजर्स की सेल थी वो बढ़ गई थी, तो अचानक से जो कंडीशंस थी वो मेडिकल फील्ड के या फिर उन कंपनीज के जो सैनिटाइजर्स बना रही थी, टिश्यूज बना रही थी, ऐसी कंपनीज के फेवरेबल चीजें चली गई थी, कंडीशंस उस तरीके की हो गई थी। तो उस केस में क्या करती है कि गवर्नमेंट एक टैक्स चार्ज करती है, विंडफॉल टैक्स, जो अगर कोई कंपनी अबव एवरेज प्रॉफिट कर रही है तो उससे चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको गो थ्रू करना है तो सिर्फ इतना कर लो, व्हाट इज डीपीआई एंड व्हाट इज नॉट डीपीआई, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दो। यूपीआई है, बेसिक हमें पता है यूपीआई का क्या है, उससे ज्यादा यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा, तो हम इसको स्किप कर देंगे। प्रोजेक्ट नेक्सस है,
इसके अंदर भी कुछ नहीं है इतना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए दैट Project Nexus is a multilateral international initiative to enable instant cross-border retail payment by interlinking domestic instant payment system. बस अब यहाँ से एक टर्म और हाईलाइट हो जाती है, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, तो उसकी भी डेफिनेशन यहीं पर दे रखी है। उसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे स्किप कर दो। फिर सेबी के बारे में बेसिक जो है वो तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर ही रखा है, और उसके अलावा इस टॉपिक से जो यूपीएससी है वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, इतने सारे इनिशिएटिव याद करना भी इस टाइम पर पॉसिबल नहीं है। सेटलमेंट साइकिल है, ये भी मेनली उसी से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी चीजें हैं, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा डीप नहीं आते। अगर बेसिक कुछ पूछ ले गवर्नमेंट तो वो अलग बात है, अदरवाइज गवर्नमेंट यहाँ से कुछ भी नहीं पूछती। यहाँ पर व्हाट इज फाइनेंशियलाइजेशन, ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल जितने भी फाइनेंशियल एलाइट्स हैं गेन ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक आउटपुट्स। बस ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है। इंडियन डेरिवेटिव मार्केट, अब इसके अंदर भी कुछ नहीं है, यहाँ भी इसको स्किप कर दो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है, स्किप कर दो। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यहाँ भी कुछ नहीं है, स्किप कर दो। यहाँ पर एक है फ्रंट रनिंग के बारे में बस आपको पता होना चाहिए, रेफर्स टू यूसेज ऑफ नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय और सेल सिक्योरिटीज और एंटर्स इनटू ऑप्शन और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इन एडवांस ऑफ ए सब्सटेंशियल ऑर्डर। अब देखो, कोई इन्फॉर्मेशन होती है कि किसी ऑप्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, किसी स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज कोई चीज पब्लिक के अंदर है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो उस चीज का आप यूज कर आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज ओके। बट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, आपको किसी इलीगल तरीके से मिली है और उसका यूज कर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर, शेयर्स के अंदर कहीं पर इन्वेस्ट करते हो, तो वो चीज इंडिया के अंदर इलीगल है। इंडियन वॉलेटिलिटी इंडेक्स कुछ नहीं है, फिंटरनेट कुछ नहीं है, परपेचुअल बॉन्ड कुछ नहीं है, पार्टिसिपेटरी नोट्स इंपॉर्टेंट है बट हमने ऑलरेडी स्टैटिक के अंदर डिस्कस किया है। देखो पीटी 365 वैसे बहुत लॉन्ग रन में, बट अगर आपने स्टैटिक्स कहीं अच्छे सोर्स से किया है तो आपके लिए यकीन मानो पीटी 365 सिर्फ 1 घंटे का काम होना चाहिए, उससे ज्यादा आपको यहाँ पर रिवाइज करने में नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट है इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ये कुछ नहीं है, कैरी ट्रेड कुछ नहीं है, स्किप। नेक्स्ट है इंडियन ट्रेड डेफिसिट। अब इंडियन ट्रेड डेफिसिट, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, आपको पता होना चाहिए ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव में चल जाए। नेगेटिव में कब जाता है, जब हम जो बाहर से सामान इंडिया के अंदर आ रहा है, जो इम्पोर्ट है हमारा, उसकी वैल्यू ज्यादा हो एज कंपेरेटिव टू एक्सपोर्ट, तो आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें जो हाईलाइट होती है कि आपको पता होना चाहिए ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इम्पोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, साथ में आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और ये सारी चीजें हमने हमारे स्टैटिक क्लास के अंदर डिस्कस की है। और हम दोबारा से एक और क्लास में इकोनॉमिक्स की लूंगे, बिकॉज इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पोर्शन इकोनॉमिक्स का, तो वहां पर हम सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर कंप्लीट इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे, ताकि हम प्रीलिम से पहले बहुत इजीली वहां से रिवाइज कर सके। और वो हैंड रिटन नोट्स होंगे, और नोट्स की पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये अभी के फिलहाल के ट्रेंड्स हैं, टॉप स्टेट्स जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिसीव हो रही है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका। टॉप कंट्रीज जहां से आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा मिल रही है, टॉप सेक्टर्स जहां पर आपको सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल रही है, तो ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद उसके अलावा आपको पता होना चाहिए एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हमारे स्टैटिक के अंदर, और ये ही सारी चीजें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डीपीआईआईटी क्या होता है, एक नोडल डिपार्टमेंट है जो एफडीआई पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन करता है इंडिया के अंदर। अगर डीपीआईआईटी की फुल फॉर्म हमें पता हो तो वो क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। उसके अलावा यहाँ पर कंपैरिजन दे रखा है, अगर मेरी क्लास देखी है तो गो थ्रो करने की जरूरत नहीं देखी है तो यहाँ से गो थ्रो कर लेना, इस नोट को भी देख लेना, दैट आरबीआई क्लासिफाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनटू एफडीआई इफ द इन्वेस्टमेंट ब्रीचेस द 10% स्टेक थ्रेशोल्ड ऑफ एन इंडियन कंपनी, तो उसको भी किसके अंदर, एफडीआई के अंदर ही काउंट डाउन किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनलाइजेशन ऑफ इंडियन
रुपी। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है SNRR, एक है SRVA। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। देखो SNRR क्या है, स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट। अब कोई इंसान है, वो इंडिया से बाहर रहता है, लेकिन उसका जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो इंडिया के अंदर है, तो वो एक SNRR जो अकाउंट है उसको क्या कर सकता है, उसको ओपन कर सकता है और वहां से बोनाफाइड ट्रांजेक्शन रुपीज के अंदर कर सकता है। जो ये अकाउंट है ये किसके लिए अलाउ होता है, मेनली फॉर स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन, किसमें, ट्रेड के अंदर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर और कुछ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स के लिए आप SNRR को अकाउंट को यूज कर सकते हो। वहीं SRVA क्या होता है, ये अकाउंट होता है जो डोमेस्टिक बैंक होते हैं होल्ड करते हैं फॉरेन बैंक्स के अंदर फॉर करेंसी ट्रांजैक्शन। उसके अलावा इसके अंदर एक एडिशनल एग्रीमेंट होता है टू एग्जिस्टिंग सिस्टम, जिसको किस लिए यूज किया जाता है, फ्रीली कन्वर्ट करने के लिए, करेंसीज को फ्रीली कन्वर्ट करने के लिए। अब SRV ओपन करने के लिए RBI की जो अप्रूवल है उसकी रिक्वायरमेंट बैंक्स को पड़ती है। उसके अलावा यहाँ पर और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, और सारी चीजों को आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अब इस कॉन्फ्रेंस से कुछ चीजें हाईलाइट होती है जो हमें पता होनी। हमने अपनी क्लास के अंदर ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, तो दोबारा से यहाँ से गो थ्रू करने की जरूरत नहीं। ये पार्ट भी हमने डिस्कस किया, हमने वर्ल्ड बैंक को भी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, IMF से भी पूछ सकती है UPSC, वर्ल्ड बैंक से भी पूछ सकते हैं, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस से भी पूछ सकते हैं, बट हम यहाँ दोबारा इसको गो थ्रू इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमने ऑलरेडी अपने स्टैटिक पोर्शन में इसको कवर कर लिया, तो हमें दोबारा से यहाँ पर गो थ्रू करने की जरूरत नहीं। WTO है, मैंने अलग से भी WTO के ऊपर क्लास बनाई थी, जो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट वन शॉट वीडियो, वहां पर भी आपको WTO का टॉपिक मिलेगा। तो वहां जब हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया इस चीज को, हमने पूरी हिस्ट्री भी देखी थी WTO की, तो दोबारा से यहाँ से गो थ्रू करने की हमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसको यहाँ पर हम स्किप करेंगे। WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे। ट्रिप्स एग्रीमेंट है, जो बेसिक है ट्रिप्स एग्रीमेंट का, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टैटिक पोर्शन में, तो यहाँ पर नहीं किया आपने मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास, तो यहाँ से इन चीजों को गो थ्रू आपको कर लेना है, वर्ल्ड बैंक को भी, IMF को भी, ट्रिप्स एग्रीमेंट को भी, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस को भी। फिर है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये जो टेबल है ना, ये टेबल आपको याद रखनी है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये हमें पता होना चाहिए। लैंड इंप्रूवमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, आपको मशीनरी, प्लांट या इक्विपमेंट गवर्नमेंट परचेज करती है वो इंक्लूड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट होती है वो इंक्लूड होती है, मेजर रिपेयर और मेंटेनेंस जो है, जो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट को सपोर्ट करते हैं वो इंक्लूड होता है। इंक्लूड क्या नहीं होता है, जो नेचुरल डिजास्टर से लॉस हो जाता है वो इंक्लूड नहीं होता। तो ये टेबल आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। होता क्या है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये होता है जो रेफर करता है ग्रोथ को इन साइज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन एन इकोनॉमी, कि एक इकोनॉमी के अंदर इतनी कैपिटल चल रही है तो उसके अंदर जो ग्रोथ का रेशो है वो क्या है, वो यहाँ पर आप इस चार्ट के अंदर, इस ग्राफ के अंदर भी देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ स्किप कर देना। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आपको पता होना चाहिए इसको रिलीज कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज करता है। इस बार का हेडलाइन क्या थी, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। अब ये जो चीज है वो रिपोर्ट सबसे ज्यादा क्या हाईलाइट करते हैं, डेमोक्रेसी पैराडॉक्स। आपको इस मतलब टर्म का मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज डेमोक्रेसी पैराडॉक्स, मतलब कि जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो अच्छा सोचती है डेमोक्रेसी के बारे में, पॉजिटिव सोचती है, बट सपोर्ट ऐसे लीडर को करती है जो डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव नहीं रखता। अब HDI के अंदर अलग अलग जो इंडिया की वैल्यू है वो सुधर, थोड़ी सी हालात इंप्रूवमेंट हुए हैं इंडिया के, इसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। एक क्राइटेरिया आपका हेल्थ होता है, एक क्राइटेरिया आपका एजुकेशन होता है, एक क्राइटेरिया आपका इनकम होता है, जिससे आपका जो HDI इंडेक्स है वो पूरा काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके बारे में भी हमने बात की थी, हमने MPI के बारे में भी बात की हुई है हमारी पॉवर्टी की क्लास के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, व्हाट इज MPI, इट इज अ पॉवर्टी मेजर दैट रिफ्लेक्ट्स द मल्टीपल डेप्रिवेटिव्स दैट पुअर पीपल फेस इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड।
और उन इंडिकेटर से हम जो पोवर्टी इंडेक्स है, कौन सी कंट्री पोवर्टी के मामले में कौन सी रैंक पर आती है, वो सारी चीजें जो हैं हम डिस्क्राइब करते हैं और सारा जो इंडेक्स है उस हिसाब से पब्लिश किया जाता है। पब्लिश कौन कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसके साथ? ऑक्सफोर्ड पोवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ। यहाँ पर आपको इंडिया के नेशनल एमपीआई के बारे में पता होना चाहिए, जिसको 2021 के अंदर नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस किया था। और नीति आयोग किसको यूज करती है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को यूज करती है टू मेजर द नेशनल एमपीआई ऑफ इंडिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मिडिल इनकम ट्रैप इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रिस्टन कर्व इम्पोर्टेंट है, हमने डिस्कस भी किया था। इसको पहली बार प्रपोज किया था अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट सैमुअल एच प्रेस्टन ने 1975 के अंदर। ये हाईलाइट क्या करता है? प्रिस्टन कर्व आपको पता होना चाहिए कि ये हाईलाइट करता है कि पर कैपिटा इनकम के अंदर अगर किसी पुअर, अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री के अंदर जब पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज होती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोगों का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बियॉन्ड अ पॉइंट इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर आज इतनी डेवलपमेंट है, तो क्या इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो है वो भी क्या उससे बढ़ जाएगा क्योंकि लोगों की इनकम राइज हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो राइज हो रहे हैं वो हो रहे हैं, जो जिनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है उनका कम ही है, जो गरीबी में जी रहे हैं वो आज भी जी ही रहे हैं। आज भी इंडिया की मोर देन 50% पॉपुलेशन आप की कंडीशन ऐसी ही मिलेगी जो सिर्फ अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहे हैं, और जो रिच क्राइटेरिया होता है उसके अंदर इंडिया की सिर्फ 1 to 2% पॉपुलेशन ही इंक्लूड होती है। तो ये बेसिक मतलब है प्रिस्टन कर्व का। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। बस आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए नोबेल प्राइज किस किस को मिला और क्यों मिला। किस किस को मिला? डेरन एक्मोग्लू, सीमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, इन 3 इंसानों को मिला इस बार इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल प्राइज। किस लिए मिला? फॉर स्टडीज हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा नोबेल प्राइज का जो बेसिक है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अपनी कल्चर वाली क्लास में, तो उसके ऊपर दोबारा से गो थ्रू नहीं करना है हमें। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर की। अगर आपने मेरी एग्रीकल्चर वाली वीडियो देखी है जहाँ पर हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स की, एग्रीकल्चर के कुछ मेन क्रॉप्स की हाइलाइट्स की बात की है, तो इस टॉपिक के अंदर आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल 7 मेजर स्कीम्स हैं, ये स्किप कर दो। फिर हॉर्टिकल्चर सेक्टर की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, क्लीन प्लांट प्रोग्राम की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, पर मैं फिर भी यहाँ पर स्टार लगा देती हूँ। अगर आपका मन नहीं है वो वीडियो देखने का या आपने नहीं देखी तो आप यहाँ से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अबाउट क्लीन प्लांट प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। फिर कृषि विज्ञान केंद्र इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्योंकि इसकी गोल्डन जुबली ईयर हो चुकी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कृषि विज्ञान केंद्र क्या है। इसका आइडिया किसने दिया था? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता कमेटी ने इसका आइडिया दिया था। फिर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इंपॉर्टेंट है, बट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे एग्रीकल्चर क्लास में भी और गवर्नमेंट सेक्टर स्कीम वाले में भी। फिर लाइफ स्टॉक सेक्टर इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको यहाँ पर स्किप कर दो सारी चीजों को। फिर व्हाइट रेवोल्यूशन है, व्हाइट रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए, दैट इज मोर देन इनफ। आपको पता होगा कि ये चीज स्टार्ट किसने की थी, किसने फाउंड की थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, जिनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, 1965 के अंदर। आज के टाइम में इंडिया रैंक 1 रखता है ग्लोबली इन मिल्क प्रोडक्शन। उसके बाद इनिशिएटिव्स की बात है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, ये इंपॉर्टेंट है, बट हम ऑलरेडी ये जो स्कीम है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, नेशनल प्रोग्राम है डेयरी डेवलपमेंट के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड है, ये सब कुछ हम अपनी गवर्नमेंट स्कीम के लेक्चर में, एग्रीकल्चर के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। बट अगर आप इसी वीडियो से जुड़े हैं मुझसे तो आप यहाँ से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इंपॉर्टेंट है, बट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीटेक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये अब तक डिस्कस नहीं किया, तो ये यहीं पर डिस्कस करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? ये होता है जिसके ऊपर जो फार्मर्स, गवर्नमेंट कुछ क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी को सेट करती है। एमएसपी के अंदर आपकी टोटल 22 क्रॉप्स इंक्लूडेड है, जिनके अंदर 14 रबी क्रॉप्स हैं आपकी, 14 खरीफ क्रॉप्स है, 6 रबी क्रॉप्स हैं और 2 आपकी कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं। अब एमएसपी होता क्या है? एक मिनिमम रेट होता है जो गवर्नमेंट सेट करती है, जिसके ऊपर फार्मर्स जो हैं वो अपनी क्रॉप्स को गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। अब एमएसपी क्यों सेट किया जाता है? ताकि जो फार्मर्स है उनको एटलास्ट एक रेट मिल जाए कि वो क्या तो उस रेट के ऊपर, या फिर अगर वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में अपनी क्रॉप को सेल कर रहे हैं तो उस रेट से तो ऊपर ही ऊपर के अमाउंट पे वो अपनी क्रॉप को सेल करेंगे, ताकि उनका कहीं ना कहीं नुकसान ना हो।
नेक्स्ट है इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। इसके अंदर कुछ इसको आप यहाँ पर स्किप कर दोगे, यहाँ पर और कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट इन कोऑपरेटिव सेक्टर। इसके अंदर मिनिस्ट्री कौन से इंक्लूड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इंक्लूड है, और यहाँ पर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको भी फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हो, यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। FCI के बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो मेरी मानो तो स्किप कर देना। अब बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स के ऊपर, नहीं पूछा जाएगा कुछ भी यहाँ पर आप स्किप कर देना इसको, ये सारी चीज़ें भी स्किप कर देना। मिलेट है, मिलेट के बारे में पूछा जा सकता है। मिलेट के बारे में आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये आपको सारी पता होनी चाहिए। अगर आपने मेरी एग्रीकल्चर की क्लास नहीं देखी तो यहाँ से आपको गो थ्रू करना है कि मिलेट एक खरीफ क्रॉप होती है, इंडिया अमंग द टॉप 5 एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड, और मिलेट की क्लासिफिकेशन मेजर माइनर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। स्पाइस स्कीम है। अब बेसिक स्पाइसेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन से जो स्पाइस है उसको कैसी कंडीशन के अंदर, कौन से रीजन के अंदर कौन से स्पाइस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, बट अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो यहाँ से कार्डेमम के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है, 1987 में इसके कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर द स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। बस पल्सेस है, पल्सेस के बारे में पूछा जा सकता है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बजट के अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया था, तो आपको जो पल्सेस की बेसिक चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब जूट है, जूट के अभी जो बेसिक क्लाइमेटिक कंडीशन जूट कल्टीवेशन के लिए नेसेसरी है, ये आपको यहाँ से याद करनी है, उसके अलावा कोई चीज़ याद मत करो वो चलेगा। फिर नब्राड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे हुई। अब इस सर्वे के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, बस आपको नब्राड के बारे में पता होना चाहिए। ये एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है जो प्रमोट करता है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को। इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1982 के अंदर अंडर द नब्राड एक्ट 1981। रिकमेंडेशन किसकी थी, बी सीवारमन कमेटी, दैट्स ऑल। फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। फिर फिशरी सेक्टर है, फिशरी सेक्टर के अंदर आपको बस इस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा यहाँ से आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सीवीड फार्मिंग है, इसके ऊपर अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट को पब्लिश किया जिसका टाइटल क्या था, स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन। उसके अलावा सीवीड फार्मिंग क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो न्यूमरस टाइप्स ऑफ मराइन प्लांट्स और मैक्रो एल्गी होती है जो आपको रिवर लेक्स के अंदर मिलते हैं, उनकी जो उनसे जो फार्मिंग की जाती है उसको हम सीवीड फार्मिंग कहते हैं। ये एक पार्ट होती है किसका, एक्वाकल्चर का ही पार्ट होता है, दैट्स ऑल। यहाँ पर भी हाईलाइट आपकी स्कीम कौन सी होती है, पीएम मत्स्य संपदा योजना। नेक्स्ट है सेंट्रल सिल्क बोर्ड। सेंट्रल सिल्क बोर्ड आपको पता होना चाहिए, स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश किया गया इन 1948 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिल्क प्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। इवन हमने हमारी कल्चर वाली क्लास में हमने इन सभी सिल्क टाइप्स के बारे में, मलबेरी, ईरी, तसार, मुगा, सब के बारे में डिस्कस किया था। ज़्यादा न्यूज़ में रहा ईरी सिल्क, तो आपको ईरी सिल्क के बारे में तो डेफिनेटली पता होना चाहिए जो हमने हमारी कल्चर की PT 365 के अंदर डिस्कस किया था। उसके अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब इसके बारे में कुछ नहीं है, इससे हमें एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स के बारे में पता चलता है। अगर आपने मेरी अनएम्प्लॉयमेंट वाली वीडियो देखी है या फिर आपने मेरी इकोनॉमिक की 1 शॉट वीडियो देखी है तो वहाँ हमने जो अनएम्प्लॉयमेंट से आ सकता है वो हमने वहाँ डिस्कस किया, तो हम इसको स्किप कर देंगे। गिग इकोनॉमी काफ़ी सालों से, अभी कुछ लास्ट रिसेंट ईयर से ये चीज़ न्यूज़ में चल रही है, बट कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन बनता नहीं है तो नहीं आता। मेनली गिग वर्कर्स कौन से होते हैं, जो प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स होते हैं, कुछ नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड भी होते हैं जिनका डायरेक्ट उनके अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलता। जैसे आप जोमेटो के जो डिलीवरी वर्कर्स देखते हो, स्विगी के डिलीवरी वर्कर्स देखते हो, ब्लिंकिट के देखते हो, जेप्टो के देखते हो, वो क्या होते हैं, वो गिग वर्कर्स होते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है लिविंग वेज। यहाँ पर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए लिविंग वेज के अंदर और मिनिमम वेज के अंदर। लिविंग वेज क्या होती है, जो वेजेस एक इंसान को ज़रूरी है अपने एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने के लिए, एक अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए। मिनिमम वेज क्या होती है, जो एक वर्कर को मिलनी ही मिलनी चाहिए, वो जितने घंटे काम कर रहा है उस हिसाब से, ताकि वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन ना हो। अब इंडिया
प्रेजेंटली क्या फॉलो करता है, इंडिया प्रेजेंटली मिनिमम वेज वाला जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए फॉर्म कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से किया गया था, मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन से फॉर्म किया गया था 1999 के अंदर। बाद में इसको 2000 के अंदर अंडर RIDAI एक्ट 1999 के तहत इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। बी रेडी इंडेक्स है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। फिर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इसके अंदर भी कुछ नहीं बनता, बट आपको भास्कर इनिशिएटिव के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। दैट्स ऑल। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम स्किप करके चलेंगे। एंजल टैक्स है, इसके बारे में क्या बात की गई कि बजट के अंदर बात की गई कि जो गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया कि वो अबॉलिश करेगी किसको, एंजल टैक्स को, फॉर ऑल द क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर टू बूस्ट द एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट एंड सपोर्ट इनोवेशन। उसके लिए अब एंजल टैक्स क्या था, एंजल टैक्स था refers to the ecosystem that the government impose on funding raised by unlisted companies or startup if their valuation exceed the company fair market value। तो जब गवर्नमेंट क्या करती थी, एंजल टैक्स को चार्ज करती थी, बट अब गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने एंजल टैक्स को रिमूव कर दिया। अब अबॉलिश कर दिया है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स हैं, चेंज हो गए हैं, अच्छी बात है चेंज हुए, कुछ अच्छी चीज़ें हैं कुछ बुरी है, बट यूपीएससी ओवरऑल नहीं पूछेगा, इन चीज़ों के ऊपर यूपीएससी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पता होना चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए ये, और आपको याद होना चाहिए यहाँ पर थीम। दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ ज़रूरी नहीं है। इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में थ्रू वीपो कन्वेंशन विच ट्रांसफॉर्म अर्लियर BIPRI, United International Bureaus for the Protection of Intellectual Property। That's all। मेंबरशिप है 193 मेंबर्स हैं इसके अंदर, इंडिया भी इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद क्या है, ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पता होना चाहिए, यू कैन स्किप दिस इजीली। आगे चलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका पहला PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इसके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर 7 इंजन से रिलेटेड अप्रोच है, मतलब इसके अंदर आपके इंक्लूड है रेलवे, रोड, स्पोर्ट्स, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, और ये टारगेट्स हैं अलग अलग, तो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली कुछ सेक्टर्स के अंदर जो है इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसको बनाया गया है। भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, उड़ान प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए हमारे क्लासेस में, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क इन इंडिया। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप स्किप कर सकते हो। असेट मोनेटाइजेशन, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, यू कैन स्किप दिस इजीली। इंडस्ट्रियल पार्क्स, इंडस्ट्रियल पार्क्स के बारे में हमने बात की थी हमारे इंडस्ट्री वाले टॉपिक के अंदर जब हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे। तो इंडस्ट्रियल पार्क्स क्या होता है, वो इकोनॉमिक जोन होता है जहाँ पर बहुत सारी आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं दिखाई देती हैं। यहाँ पर मैप भी बना रखा है कि जो फेमस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं इंडिया के, आप एक बार इस मैप को देख सकते हो। ये इंडियन ज्योग्राफी का भी पार्ट है, ये इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। सॉरी। उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं है। फिर ये लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर जितने अभी करंट में इम्प्रूवमेंट हुई वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, बट जो यूपीएससी वो रैंकिंग वगैरह नहीं पूछता इतना, तो आप यहाँ भी इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्किप हो जाएंगी। नेक्स्ट है इंडिया स्पोर्ट्स सेक्टर। इंडिया स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टैंड फॉर वाधवन पोर्ट इन महाराष्ट्र पालघर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस पोर्ट से रिलेटेड हमें डिटेल्स पता होनी चाहिए। दैट इट विल बी द कंट्रीज लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट होगा ये इंडिया का, एंड वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट होगा। लोकेट कहाँ करता है, दहानू टाउन जो पल्हार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर है, एंड इट विल बी एस्टेब्लिश एट 13th मेजर पोर्ट। ये अब हमारा 13th मेजर पोर्ट कहलाएगा इंडिया का, ये बात हमें पता होनी चाहिए। फिर इंडिया पोर्ट सेक्टर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, तो हमें जो बेसिक ये जो हमारा मैप है मेजर पोर्ट्स इन इंडिया का, ये हमें पता होना चाहिए। ये इंडियन ज्योग्राफी का भी पार्ट है, ज्योग्राफी का भी पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको सभी पोर्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे जो मुंबई पोर्ट है वो लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है और हार्बर है इंडिया का। ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट इंडिया का कौन सा है, कोलकाता पोर्ट है, जिसको अब रीनेम क्या कर दिया गया है, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है। एंड ये इकलौता मेजर रिवराइन पोर्ट है इंडिया का।
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर मेजर पोर्ट माइनर पोर्ट के बीच में डिफरेंस यहाँ पर दे रखे, ये आपको पता होना चाहिए। सागरमाला प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। सागर सेतु के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके अलावा और डेवलपमेंट्स यहाँ पर दे रखी हैं, ये आपसे नहीं पूछी जाएंगी। मारगांव पोर्ट अथॉरिटी, अब यहाँ से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टू इंट्रोड्यूस ग्रीन शिप इंसेंटिव्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको मारगांव पोर्ट के बारे में यहाँ से पता करना है। अब ड्राई पोर्ट क्या है, बिहार ने फर्स्ट ड्राई पोर्ट को इनॉग्रेट किया, कहाँ पर, पटना के नियर अबाउट। इसको इनलैंड पोर्ट भी कहा जाता है। तो ये दो लाइनें आपको यहाँ से याद रखनी है, दैट्स ऑल। फिर इंडियन रेलवे सेफ्टी की बात यहाँ पर आ रही है, क्योंकि रेलवे एक्सीडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें याद रखनी है। राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष के बारे में आपको पता होना चाहिए। फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ लिंकिंग होमन बुश कोचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। कवच सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको पता ही पता होना चाहिए। उसके बाद कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। हेडक्वार्टर कहाँ है आपके, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर, दैट्स ऑल। फिर NAB FID, इसके बारे में इतना पता होने की जरूरत नहीं है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब ई कॉमर्स के अंदर आ जाते हैं। ई कॉमर्स के अंदर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप दिस। फिर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, यहाँ पर भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन इजीली स्किप दिस। फिर सारथी ऐप है, सारथी ऐप को देख लेना। सारथी ऐप क्या है, ये थोड़ा सा आपसे MCQ वगैरह के अंदर, मतलब मैच द फॉलोइंग के अंदर यूपीएससी पूछ भी सकता है। फिर है एंटी ट्रस्ट लॉस, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन स्किप दिस इजीली। फिर माइनिंग एनर्जी एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है। पहले है आपका कोल सेक्टर, कोल सेक्टर से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इनिशिएटिव्स जो हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, बस जो बेसिक चीज़ें हैं कोल सेक्टर से रिलेटेड वो आपसे पूछी जाएंगी। जो मेनली आपके इंडियन हिस्ट्री ज्योग्राफी के टॉपिक में आती है वो चीज़ें आपसे यहाँ से पूछी जाएंगी। आप यहाँ से भी स्टडी कर सकते हो कोल के बारे में, कि नॉर्मल क्या होता है, कंबस्टिबल होता है, ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक होता है, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर होता है, प्रीडोमिनेटली मेड ऑफ कार्बन से होता है। फिर टाइप ऑफ कोल जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर मैप भी दे रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी कवर किया तो आप स्किप कर सकते हो, नहीं किया तो यहाँ से आपको ये कवर करना है। फिर ऑफशोर मिनरल्स इन इंडिया के बारे में यहाँ पर बात की गई है, इसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टील सेक्टर की, यहाँ पर बात की गई है। स्टील के बारे में आपको बेसिक बेसिक जो बातें हैं वो पता होनी चाहिए, चैलेंजेस वगैरह ना पता हो, बस ये वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी आपको याद रखनी है। फिर ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का मैप है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हो अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी प्रिपेयर नहीं की है तो। इनिशिएटिव्स कुछ भी नहीं है ऐसे स्टील से रिलेटेड जो आपको याद रखने पड़े, तो वो आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमी, बायो इकोनॉमी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, स्किप कर दो। फिर है स्पेस इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बजट जो अभी हमारा रिसेंट में आया उसके अंदर बात की गई है, बट यहाँ कुछ नहीं है जो उसके आपसे क्वेश्चन बनता हो, आपसे वेंचर कैपिटल फंड के बारे में नहीं पूछा जाने वाला, तो आप ये चीज़ें स्किप यहाँ पर कर सकते हो। बस आपको अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पता होना चाहिए, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको हमने गवर्नमेंट स्कीम्स में कवर कर लिया था। फिर वॉलंटरीली व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसको आप इजीली स्किप कर सकते हो। फिर है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्रोग्राम प्लान, इसके बारे में भी यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, बस आपको इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर पता होना चाहिए। टेक्सटाइल सेक्टर की बात है, बेसिक बेसिक टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में हमें पता होना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपने इंडियन ज्योग्राफी की है, दैट इज मोर देन इनफ, दोबारा से यहाँ पर टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है तो इसको भी हम स्किप कर देंगे। फिर इंडेक्स है 8 कोर इंडस्ट्रीज का यहाँ पर, उसके अंदर भी आपसे इंडेक्स नहीं पूछा जाने वाला, तो आप यहाँ पर इसको भी स्किप कर सकते हो। नवरत्न स्टेटस है, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। अभी दो नई कंपनीज को नवरत्न स्टेटस मिला है, पहली है आपकी इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रिलेटेड, दूसरी है आपकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए कि कौन सी दो कंपनीज को अभी लेटेस्टली नवरत्न स्टेटस मिला, तो बस ये याद रखना, उसके अलावा और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और स्किप कर सकते हो। फिर है एक्सपर्ट कमेटी एंड डेवलपिंग गिफ्ट IFSC, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बस ये IFSC क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको IFSC एक्ट 2019 के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी माना जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, दैट्स ऑल, उससे अलावा कुछ नहीं है।
फिर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में है, यहाँ भी ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, स्किप दिस। फिर निधि कंपनीज हैं, निधि कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए। निधि कंपनीज डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर कंपनीज एक्ट 2013। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है निधि कंपनी का, इज टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर। ये डिपॉजिट रिसीव करते हैं, लैंड्स करते हैं ओनली फॉर मेंबर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ISI मार्क के बारे में दिया, मार्क को मैंडेटरी कर दिया गया फॉर स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम किचन यूटेंसिल्स थ्रू अ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। तो आपको बस ये चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रीन शॉर्ट्स। ग्रीन शॉर्ट्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर इनहेंस्ड इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर आपसे यहाँ पर भी एनिमेशन वगैरह से रिलेटेड ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। अब बात करते हैं अपडेटेड पार्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला है बेसल नॉर्म से रिलेटेड। बेसल नॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था हमारे स्टैटिक पोर्शन के अंदर। अगर आपने वहाँ स्टडी नहीं किया तो यहाँ मैं स्टार लगा रही हूँ, यहाँ से आप इस चीज़ को स्टडी कर लेना। उसके बाद क्या है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, DSIBS। अब ये बैंक कौन से होते हैं, जो बैंक इतने बड़े होते हैं कि उनका फेल होना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आपका इंडिया के अंदर SBI है, HDFC बैंक है, ICI बैंक है। इन 3 बैंक्स को इस कैटेगरी के अंदर रखा गया है और माना जाता है कि ये बैंक्स जो है पॉसिबल नहीं है एट करंट टाइम पे, तो पॉसिबल नहीं कि ये बैंक फेल हो जाए या ये बैंक करप्ट हो जाए। तो उस चीज़ के बारे में वो होते हैं DSIB बैंक, जो साइज के मामले में, कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में, पैसों के में, हर चीज़ में इतने बड़े होते हैं कि उनका अभी फेल होना पॉसिबल नहीं है। इट्स टू बिग टू फेल, दैट्स ऑल। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है WPI बेस ईयर रिवीजन। हमने WPI को ऑलरेडी इन्फ्लेशन वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। बस हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट क्या करनी है कि पहले बेस ईयर लिया जाता 2011 से 12 तक, अब लिया जाएगा 2022 से लेकर 2023। तो बस बेस ईयर चेंज हुआ है। उसके अलावा जो WPI है उसको हम ऑलरेडी इन्फ्लेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वहाँ नहीं किया है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। उसके अलावा क्या है, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। ये क्या होता है, एवरेज चेंज जो होता है प्राइस के अंदर, जो एक प्रोड्यूसर जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है और बाद में उसको मार्केट के अंदर सोल्ड कर दिया, तो उसके बीच में एवरेज चेंज उसको प्राइस के अंदर क्या मिला कि फॉर एग्जांपल उसने किसी प्रोडक्ट को 80 रुपए में तैयार किया, अब वो प्रोडक्ट बाद में जाकर कितना बिका, वो सपोज मान लो 120 रुपए का वो जाकर मार्केट के अंदर सोल्ड हो गया। तो जो एवरेज प्राइस के अंदर चेंज आया, मतलब कि उसके सभी प्रोडक्ट्स के अंदर जो एवरेज चेंज है वो कितने का, 20-30 रुपए का चेंज आ रहा है, तो वो उस हिसाब से निकाला जाता है आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में भी दे रखा है, हम ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में। नहीं किए हैं तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हो, पर करना जरूर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। मेजर चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बैंकिंग के टॉपिक में, तो हम यहाँ नहीं कर रहे, बट अगर आपने वहाँ से नहीं किया तो यहाँ से आपको ज़रूर करना है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट के बारे में। अपॉइंटमेंट कौन करता है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। आपको ये एक्ट के बारे में भी बेसिक पता होना चाहिए, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया इस चीज़ को, 100 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इस एक्ट को, बीच में मॉडिफिकेशंस भी, तो एक बार गो थ्रू इस एक्ट को भी कर लेना है। जो पहले RBI गवर्नर थे वो कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ पहले RBI गवर्नर थे। लेकिन पहले इंडियन गवर्नर कौन थे RBI के, वो थे चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, जो 1943 के अंदर बने। और RBI गवर्नर जो है वो आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। जो कैबिनेट कमेटी है वो इसको अपॉइंट करती है। टेन्योर क्या होता है, 5 ईयर्स का ही टेन्योर होता है, एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। उसके अलावा यहाँ पर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इसके अंदर बस आपका रैंक दिए हुए हैं स्टेट्स को, बट ये जो चीज़ें हैं ये आपसे UPSC नहीं पूछेगा, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। फिर यहाँ पर इसके बारे में आपको इस एक पर्टिकुलर एक्ट के बारे में यहाँ पता होना चाहिए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से एक बार इकोनॉमिक्स के रिवीजन में डिस्कस कर लेंगे। बट अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको ये पता होना चाहिए आपको फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस किया है, बट अगर आपने वहाँ से नहीं किया है तो प्लीज़ गो थ्रू दिस। ये PDF में आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी ताकि आप दोबारा से क्रॉस चेक करो कि कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर कुछ चेंजमेंट किए हैं। इकोबेर प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता होगा, जहाँ से आरबीआई जो है अपने ऑप्शंस को थ्रो करती है इलेक्ट्रॉनिकली, उसको इकोबेर प्लेटफॉर्म जो है वो बोला जाता है। तो ये थोड़ी सी बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, एक बार इस चीज़ को गो थ्रो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी हमने सब कुछ डिस्कस किया, ट्रेजरी बिल्स वगैरह क्या होते हैं, बट अगर आपने नहीं देखा है तो आपको पता होना चाहिए, ये नोट भी आपको पता होना चाहिए दैट इन इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो टी बिल्स को भी इशू कर सकती है, बॉन्ड्स को, डेटेड सिक्योरिटी सब कुछ इशू कर सकती है। वही जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ बॉन्ड्स को और डेटेड सिक्योरिटी को इशू करती है, जिसको हम कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। उसके अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं है, यू कैन स्किप दिस। सॉवरेन बॉन्ड्स, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, एक स्पेसिफिक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको गवर्नमेंट इशू करती है। ये डोमिनेट करता है बोथ फॉरेन और डोमेस्टिक करेंसी के अंदर। ये प्रॉमिस क्या करता है, बायर को प्रॉमिस करता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिलेगा इतने सालों के बाद, और मतलब वो कब मिलेगा, जब फेस वैल्यू जो उस चीज़ की मैच्योरिटी जो है वो हो जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट जो है वो सॉवरेन बॉन्ड्स को प्रेफर क्यों करती है। अपने एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं, क्या तो टैक्सेस को बढ़ा दो या बॉन्ड्स को इशू कर दो। अब टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ाती है, वो चीज़ एक अनपॉपुलर मूव हो जाती है, उस चीज़ से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पब्लिक को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट मेनली क्या यूज़ करती है ऑप्शन, इशू बॉन्ड्स को। अब बॉन्ड यील्ड किसको कहते हैं, ये एक इंटरेस्ट रेट होता है जो इशूअर को या फिर गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड इशू करने पर पे करती है। इट इज़ अ रिटर्न रियलाइज्ड बाय अ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, सिंपल सा है। उसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है। सेस और सरचार्ज के बारे में हम ऑलरेडी हमारे लेक्चर के अंदर स्टैट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, बट अगर हमने स्टैटिक आपने क्लास में देखी तो यहाँ से ये चीज़ आपको करनी है। फिर प्रिंसिपल पर्पस टैक्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पीपीटी। तो ये आप यहाँ से एक बार चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो, आने के चांसेस कम है पर फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी स्टैटिक में डिस्कस भी की हैं, दोबारा से अभी 2-3 दिन में वो जो वीडियो आएगी उसके अंदर आपको मिल भी जाएगा, बट अगर आप उन सारी चीज़ों को नहीं देखना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ये भी देख लेना जो लीगल टेंडर मनी, फैंड करेंसी क्या होता है, लीगल टेंडर कौन सी मनी होती है। तो आपको पता ही है लीगल टेंडर कौन सी मनी होती है, वो मनी जिसको कोई भी सिटीजन जो है वो लेने से मना नहीं कर सकता, जो आपकी कैश पेमेंट्स होती हैं। अगर आप इंडिया में कहीं भी पेमेंट कर रहे हो, कैश में पेमेंट कर रहे हो, तो वो आपको मना नहीं कर सकते, वो आपको ऐसे नहीं बोल सकते नहीं हम कैश नहीं लेंगे, क्रेडिट कार्ड लाइए, डेबिट कार्ड लाइए, ऐसा कहीं पर भी नहीं किया जा सकता। एम्ब्रिज प्रोजेक्ट, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यू कैन स्किप दिस। ये 3 प्रोजेक्ट आपके मेनली बेसिकली जो न्यूज़ में, एम्ब्रिज प्रोजेक्ट है, एक आपका ब्रिस्क ब्रिज है, एक आपका प्रोजेक्ट नेक्सस है, पर तीनों के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो यूपीएससी आपसे पूछेगा। बीआईएस क्या है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर है, इसका क्रिएट कब किया गया था 1930 के अंदर एट द हेग कॉन्फ्रेंस, दैट्स ऑल। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर 2.0 ये प्रोजेक्ट है, बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो गवर्नमेंट यूपीएससी पूछेगा, स्किप दिस, स्किप, तीनों चीज़ों को हम स्किप करेंगे। फिर है रुपी डेप्रिसिएशन, यहाँ से आपकी 3 चीज़ें हाईलाइट होती हैं, एक आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, एक आपका मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। फिर आपका निर और रिर, जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर स्टार लगा रही हूँ, ये हाईलाइट होता है, ये भी हाईलाइट होता है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हमने डिस्कस की है तो मैं दोबारा से यहाँ रिपीट नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आपको सारी यहाँ पर याद रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आएगा डेप्रिसिएशन का, एक्सपोर्ट के अंदर बूस्ट होगा, हाइयर रेमिटेंसेस वैल्यू मिलेंगी हमें, हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, हमारी इम्पोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं कैपिटल और इन्वेस्टमेंट के अंदर नेगेटिव चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें आप स्किप कर दो। डी डॉलराइजेशन, इसके अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा। फिर रेमिटेंसेस के बारे में यहाँ भी कुछ नहीं है। मोस्ट फेवर्ड नेशंस की बात है, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। फिर है जीडीपी बेस ईयर रिवीजन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने फॉर्म किया 26 मेंबर एडवाइजरी कमेटी को ऑन नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स, और जीडीपी का भी जो बेस ईयर पहले हम 2011 से 12 लेते थे उसकी जगह अब शिफ्ट कर दिया गया है 2022 से 23 के ऊपर। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए व्हाट इज जीडीपी, जो हमने ऑलरेडी नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाले टॉपिक में किया है। जीडीपी क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सारी पता होनी चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हो। फिर है परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी,
इसके बाद अंदर क्या होता है कि ये वाला जो इतना पोर्शन है मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, बट फिर भी यहाँ से आप एक बार गो थ्रू इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडियन डिजिटल इकोनॉमी। यहाँ पर ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, यू कैन स्किप दिस। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें आप स्किप कर देना, ये भी स्किप कर देना। फिर अन्न चक्र टूल, ये अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो एक बार। फिर है रबर बॉन्ड अनवील्ड, ISNR एंड INR कनेक्ट, इसके अंदर ये ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको भी यहाँ पर स्किप कर सकते हो। बस आपको रबर के बारे में पता होना चाहिए, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आपको रबर के बारे में पता हो, उसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। रबर के बारे में हो गया। फिर है नेशनल टर्मरिक बोर्ड। अब नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में हमने हमारी एग्रीकल्चर क्लास में डिस्कस नहीं किया था, तो यहाँ पर हम देख लेंगे। हेडक्वार्टर का है तेलंगाना के अंदर, कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। फिर प्रोमिनेंट मेंबर्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो टर्मरिक की बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल चाहिए, सॉइल कैसी चाहिए, बस दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से टर्मरिक की, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। फिर कॉफ़ी की बात है, कॉफ़ी हमने एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में कर लिया था, नहीं भी किया है तो यहाँ से एक बार गो थ्रू कर लेना। अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट से बेटर आप इंडियन ज्योग्राफी से, NCERT की जो 11th क्लास की बुक है वहाँ से आप सॉरी 12th क्लास की, वहाँ से आप इसको कर लो तो ज़्यादा बेटर है। फिर है इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मेनली आपकी वही एक स्कीम है जो बार बार हाईलाइट हो रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। फिर है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स का रेशियो मतलब दिया हुआ है, बट ये आपसे डाटा जो है वो नहीं पूछा जाएगा, तो स्किप करो इस चीज़ को, यहाँ पर आप इसको स्किप कर देना। फिर है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, यहाँ पर भी कुछ नहीं, बस पता होना चाहिए, एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था 1924 के अंदर, इसके अंदर इंडिया में इंक्लूड है, हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स कुछ भी नहीं है, स्किप। बनाना कल्टीवेशन है, बनाना की बात भी हमने की थी हमारी एग्रीकल्चर वाली वीडियो में, बट अगर वहाँ से नहीं देखा तो यहाँ से इस सारे पोर्शन को याद कर लेना। टबैको बोर्ड है, हेडक्वार्टर गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये आपका आता है, दैट्स ऑल। उसके अलावा टबैको की करेक्टरिस्टिक्स आपसे नहीं पूछी जाएंगी। प्रोजेक्ट विस्तार है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे पूछा जाए तो स्किप करो। नैनो फर्टिलाइजर है, पूछा जा सकता है बट हमने डिस्कस किया है, मैं स्किप कर रही हूँ। अगर आपने मेरी एग्रीकल्चर की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ से एक बार गो थ्रू इसको कर लेना। किसान कवच नहीं पूछा जाएगा, मिल्कवीड फाइबर नहीं पूछा जाएगा, टोमेटो ग्रैंड चैलेंज नहीं पूछा जाएगा। फिर है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2024 रिपोर्ट, इसके अंदर अचीवर्स, फास्ट मूवर, एस्पिरर्स दिखा रखे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, स्किप दिस। गृह ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असिस्टेंट, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से बस इतना सा पोर्शन आप याद कर लेना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं, ये पता होना चाहिए जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, साथ में एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का। ये एक रेटिंग टूल है जो इवेलुएट करती है द इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस ऑफ ए बिल्डिंग होलिस्टिक ओवर इट्स एंटायर लाइफ साइकिल, बस दैट्स ऑल। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं। स्माइल प्रोग्राम में नहीं पूछा जाएगा। कांडला पोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ आई है तो कांडला पोर्ट के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है बाय कार्गो वॉल्यूम, ये गेटवे पोर्ट है फॉर स्टेट्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया, और उसके अलावा इस्टेब्लिश किया गया था 1950s में एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द कराची पोर्ट जो हमने पार्टीशन की वजह से खो दिया था। इसका ऑफिशियल नेम फिलहाल है दीनदयाल पोर्ट, जो रीनेम किया गया था 2017 के अंदर अंडर द इंडियन स्पोर्ट्स एक्ट 1908, ये इंपॉर्टेंट है। अब टूरिज्म सेक्टर के अंदर क्रूज भारत मिशन है, इंडिया जो क्रूज को है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहा है जिससे हमारा टूरिज्म सेक्टर प्रमोट हो सके, तो ये आपको करना है। आप देखो अपना देश इनिशिएटिव है, स्वदेश दर्शन 2.0 मिशन है, ये सारे मिशन है हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। प्रसाद स्कीम है, ये भी हमने डिस्कस की है हमारे गवर्नमेंट स्कीम वाले टॉपिक में, बट वहाँ आपने नहीं देखा तो यहाँ से इसको कर सकते हो। फिर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप यहाँ पर इस चीज़ को स्किप कर सकते हो। फिर MSMEs के बारे में है, अगर आपने मेरी बजट वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि कैसे MSME की क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को दोबारा से रिवाइज किया गया है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। मैंने काफ़ी शॉर्ट में बता रखा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग में है बट इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पर आपको स्टार लगा रही हूँ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है।
उसके अलावा यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। फिर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहो तो गो थ्रू कर लेना, बट आने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम है और इतनी ऑर्गेनाइजेशन याद भी नहीं रहेंगे। फिर है वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर 2024 स्टैटिस्टिकल ईयर बुक। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपसे पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। ये रिपोर्ट्स जो हैं बस ये थोड़ा से पोर्शन को एक बार चाहो तो गो थ्रू कर लेना। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, स्किप दिस। फिर क्विक अपडेट के अंदर चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कर लेना। बनिहाल बाईपास के बारे में आपको पता होना चाहिए, जी मॉर टनल, एनजी खाट ब्रिज, बैंक नेट, इसके बारे में छोड़ो, इसके बारे में छोड़ देना। फिर आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशो के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर ईशान इनिशिएटिव के अंदर ऐसा कुछ नहीं, इसको स्किप कर सकते हैं। यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल को स्किप कर सकते हैं। ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स को स्किप कर सकते हैं। समझाने का कुछ नहीं, एक बार गो थ्रू करने का, इसलिए मैंने समझाया नहीं। दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ सिविल एविएशन को छोड़ सकते हो, यहाँ पर यूपीआई को भी स्किप कर सकते हो, ये भी स्किप कर दो, सारी चीज़ें स्किप कर दो, बस दैट्स ऑल, हो गया। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डाउट हो, प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो, टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मेंशन कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक